सबसे पहले बात दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की करेंगे, क्योंकि घटते हुए आंकड़े को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही बाजार में दुकानें खोलने को लेकर ऑड इवन नियम भी खत्म होगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास करके एलजी को चिट्ठी भेजी है। तो यह अहम और बड़ा फैसला नियमों को लेकर। अभी तक वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था। दिल्ली में कोरोना के मामलों के चलते कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें ईज आउट करने की कोशिश में दिल्ली सरकार है। और इवन सिस्टम को भी हटाया जाएगा। वहीं निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को मंजूरी, ये प्रस्ताव अब एलजी के पास भेज दिया गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो कल यानी कि वीकेंड में लॉकडाउन नहीं रहेगा, कर्फ्यू हट जाएगा वीकेंड में दिल्ली में। लेकिन देश भर में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप देख रहे हैं, लगातार दक्षिण भारत में ये आंकड़े बढ़ते हुए और दिल्ली में ये आंकड़े घट रहे हैं। अब दिल्ली के बाद जरा मुंबई का हाल भी दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी पारस की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब 24 तारीख से जो स्कूल कोरोना के खतरों की वजह से बंद कर दिए गए थे उनको फिर एक बार शुरू कर दिया जाएगा। हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार 8 या 9 दिनों से कम होते जा रहे हैं। कल के आंकड़े की बात करें तो 5000 से ज्यादा केसेज आए हैं और 12 मृत्यु जो है वो कोविड से हुई है। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी यही बना हुआ है कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है। मगर एक राहत की बात यह भी है, मामले जरूर कम हुए हैं, पॉजिटिविटी भी कम हुई है। मगर बीएमसी इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसके मद्देनजर अभी भी जो रूल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। बीएमसी की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो केसेज हैं वो और भी कम किए जाएं और हाल जो सिचुएशन मुंबई समेत महाराष्ट्र में है वो राहत की सांस लेने वाली है, क्योंकि केसेज कम हुए हैं। बट चिंता का विषय अभी भी यह है कि मौतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बीएमसी और भी कड़े नियम जो है लागू कर सकती है अगर इसी तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता रहा। मगर अभी के लिए केसेस कम हुए हैं और लोग जो हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ पारस दामा, आज तक। वहीं कोरोना मामलों को लेकर मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने फिर से आगाह किया है, चेताया है कि अभी पीक नहीं आया है। उनसे बात की आज तक संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि क्या भारत में तीसरी लहर की पीक दस्तक दे चुकी है? देखो, ये आपको समझना है कि ये जो वायरस है और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, उसकी नई जो रूप आया है, उसका पूरा बिहेवियर किसी को पता नहीं है आज तक। तो क्या नॉर्मली जो होता है कि पहले, क्योंकि ये विदेश से आया है ओमिक्रॉन, तो लोग मुंबई में लैंड करते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं। तो इसीलिए एक पहले शुरुआत होती है कि इन 2 सिटीज में ही आपको तीनों वेव्स को देख लोगे तो ऐसे ही हुआ था। फिर ये यहां से फैलना शुरू होती है, वो कंट्री साइड में, स्मॉलर टाउन्स में जाती है। अब 2 बातें हैं कि मुंबई में हफ्ते 11 दिन से नाउ एक कुछ ट्रेंड दिख रहा है कि कम हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट तो भी ठीक उतना ही है, और लोगों ने क्या किया है कि ये जो होम किट है उस पे टेस्ट कर रहे हैं वो खुद। अगर जो पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाना कि इसकी असलियत क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। एक चीज जरूर पता है हमें कि इसका अंत आया नहीं है, ना ये पीक चली गई है। अभी पीक जैसे आज भी नंबर देखोगे तो 3 लाख क्रॉस कर गई। तो परसों बात हो रही थी कि हो सकता है यहां से कम होनी शुरू हो जाए। तो इसका कोई, हम सब बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स का हमें कुछ पता है, पर इसका ये जो वायरस है इसका जो एग्जैक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस है, अभी भी खतरनाक है। इसके 2 पहलू आए हर एक शख्स को देखने चाहिए। पहली बात तो पब्लिक सोचती है कि मेरे को हो गया, मैं तो यंग हूं और लोगों को लग रहा है कि माइल्ड है, ठीक है। पर आप रहते हैं एक फैमिली के साथ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं।
तो अगर जो आपको लगा और आपको शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर आपने अपने एल्डर्स को दे दिया या बच्चों को दे दिया और उनको बुरा इफेक्ट पड़ गया, तो आप अपनी जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं करोगे कि आपकी वजह से लोग तकलीफ में आ गए। तो इसीलिए सावधान रहना है हर एक को। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हमला बोला तो समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल यह है ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है। जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया। ये मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। आज सोमनाथ को मिलने वाला एक दिव्य तोहफा। सोमनाथ मंदिर के पास एक भव्य अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। आज पीएम मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। देखिए कैसा है ये भव्य अतिथि गृह। दिव्य और अलौकिक सोमनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र। कोरोना काल से पहले रोजाना यहां लगता था देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और सैलानियों का मेला। आज सोमनाथ के भक्तों को मिलने वाला है एक खूबसूरत तोहफा। जी हां, यही है वो सौगात, सोमनाथ अतिथि गृह। आज पीएम मोदी इस अतिथि गृह का वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। समंदर के किनारे वो सर्किट हाउस बना है। यहाँ से आदरणीय मंत्री श्री पूर्णेश मोदी सर ज्वाइन करेंगे और सीएम सर भी गांधीनगर से वर्चुअल ये लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पूरा सर्किट हाउस जो है उसमें 48 रूम है, 2 प्रेसिडेंशियल सूट है और 8 वीवीआईपी रूम है और इसकी 30 करोड़ और 55 लाख के लागत से ये सर्किट हाउस बना है। सोमनाथ को मिलने वाला ये अतिथि गृह बेहद भव्य है। ये गेस्ट हाउस 15,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसका कारपेट एरिया 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। यहाँ 2 वीवीआईपी स्वीट, 8 वीआईपी रूम, 24 डिलैक्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। गुजरात सरकार ने करीब 30.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया है। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक और सुनहरा तोहफा दिया जाने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं, ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा बनाया गया सोमनाथ अतिथि गृह, जिसकी लागत तकरीबन 30 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी इसका वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के कारण जो यहाँ तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बनने वाला ये अतिथि गृह एक गुजरात का सबसे बेहतरीन अतिथि गृह राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। भव्यता और दिव्यता में ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी
और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है, अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब यूपी की सियासत में आज जबरदस्त एक्शन का दिन है, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रचार युद्ध शुरू करने का ऐलान है। लेकिन इन सब के बीच आज एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव नेताजी से मिलने पहुंची, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। इस तस्वीर की जबरदस्त चर्चा है। इस तस्वीर के मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी में वो शामिल हुई और उसके बाद आशीर्वाद लिया उन्होंने मुलायम सिंह यादव का। अखिलेश यादव से सवाल जब पूछा गया कि आखिर क्या अपर्णा को रोकने की कोशिश समाजवादी पार्टी में नहीं हुई, तो उन्होंने कहा खुद मुलायम सिंह ने उनसे बात की थी और कहा था कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ना जाएं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से फैसला लिया और बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद ही वो मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने पहुंची और ये तस्वीर भी सामने आई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं।
यूपी के चुनावी जंग में सेनापतियों ने सेफ सीट वाला दांव चला है ताकि ना रहे तनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे सीएम योगी ने अपने गढ़ गोरखपुर का चुनाव किया, तो अखिलेश ने भी पहली परीक्षा के लिए परिवार के अभेद्य किले को ही चुना है। अखिलेश मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे। यादव बहुल सीट पर समाजवादी पार्टी 2002 से कभी नहीं हारी है। पिछले बार मोदी लहर में भी एसपी उम्मीदवार को 50% वोट मिले। पूरे यूपी को वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। ये गरीबों को मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। ये गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो भी समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। यूपी में जंगे सेनापति शुरू हो गई, अखाड़े तय हो गए, लड़ाई तेज हो गई, जीत बड़ी हो, ऐतिहासिक हो, इसलिए किला अभेद्य चुना गया। इस बार सबसे बड़ी जंग मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में है। पहली बार दोनों फ्रंट से लड़ने को तैयार हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सबसे मजबूत गढ़ गोरखपुर को चुना, तो अखिलेश यादव ने सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी के करहल को पकड़ा। दोनों ने आसान पिच पर सेफ दांव खेला ताकि खुलकर कप्तानी भी कर सके और चौके छक्के भी लगा सके। लखनऊ से मैनपुरी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से यहां 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहां की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 1957 के बाद से सिर्फ 2 बार छोड़कर ये सीट समाजवादियों की झोली में ही गई। यहां से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2007 से कभी नहीं हारी। 2017 में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के सोवरण यादव को 50% से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के राम शाक्य को 40,000 वोट से हरा दिया। करहल विधानसभा सीट में 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा हैं, वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ जीत का MY फॉर्मूला ही काफी है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर यही शिक्षक के तौर पर काम किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सफाई से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किस मजबूत किले को चुना है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल ये है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। सेफ सीट का सियासी मतलब भी है। कोई नहीं चाहता कि बड़ी लड़ाई में अपनी सीट पर ही फंस जाए। आसान सीट पर जीत भी पक्की होगी, वक्त भी ज्यादा नहीं देना होगा और आत्मविश्वास भी आसमान पर होगा। सेनापति को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होती, हर सीट पर लड़ना होता है, हर सीट पर जीत दिलानी पड़ती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे, और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है, और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए थे।
अपने गढ़ से लड़ने का फायदा ये भी है कि पूरे इलाके पर इसका असर होता है। गोरखपुर दांव से योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। इस बार बीजेपी को पूर्वांचल बचाने की चुनौती है। यहाँ से कई साथी पाला बदल चुके हैं। वहीं करहल से लड़कर अखिलेश पश्चिमी यूपी में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जहां किसान आंदोलन ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी। पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 44.4 वोट प्रतिशत के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एसपी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। मैनपुरी वो इलाका है जो न केवल पश्चिमी यूपी में आगरा मंडल तक अपना असर डालता है, बल्कि अवध में कानपुर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसमें फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा, कन्नौज की सीटें शामिल हैं। अब देखना है कि जंगे सेनापति में किसका दांव चलता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन अपने गढ़ से पार्टी के नैया पार लगाता है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी ही तय करेगा कि लखनऊ का ताज किसका होगा। यहां पहले दौर में मतदान होना है। किसान आंदोलन से यहां का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया है। आज तक से जाटलैंड का दौरा कर जनता का मिजाज जाना, लेकिन देखिए बागपत और शामली से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खाट, जाट, हुक्का, चौपाल, गन्ना, किसान और मुसलमान, पश्चिमी यूपी की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। यही तय करेंगे कि लखनऊ की सत्ता पर कौन काबिज होगा। पश्चिमी यूपी में पहले ही चरण में मतदान है। आज तक ने यहां के मतदाताओं का मूड भांपने के लिए जाट बहुल इलाके बागपत और शामली का रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी तभी हो सकती है जब जाट और मुस्लिम एक होकर के यहाँ पर वोटिंग करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 22 में 22 किल का सपना अखिलेश यादव का वैसे ही धराशायी हो जाएगा। जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समाजवादी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया हो गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस समीकरण को जोड़े रखने के लिए पूरी कवायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठजोड़ है। जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह का जोर रहा है, लेकिन इस बार छोटे चौधरी को लेकर कैसी चर्चा है, ये समझने के लिए आज तक बागपत के एक चौपाल में पहुंचा। भाई का टिकट दिया होता, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ना भाजपा पे हूँ और ना ही मैं मतलब सपा का सपोर्ट करता और ना आरएलडी का सपोर्ट करता। हम तो पुराने कांग्रेस ही रहे हैं, तो गांव में रहना चौधरी हो गए। हमें मतलब किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ में लेकर चलेंगे जब ये कैंडिडेट सफल हो पाएगा। किसी एक जाति के भरोसे कोई कैंडिडेट सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप बताइए अंकल, किस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसको लेकर के माहौल है यहाँ? ठीक है, माहौल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया माहौल है यहाँ तो। लोनी से लेकर शामली तक 5-6 चौधरी भी हैं, गुज्जर भी हैं और एक ही टिकट है ये इनका नवाब साहब का। तो नवाब साहब काफी पहले से हम लोकदल से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और नल के निशान के साथ है। जयंत चौधरी के चेहरे के ऊपर हम वोट डालेंगे। स्थिति तो मतलब संघर्ष में है और मैं वो पहले भी बता दिया था, हर पार्टी सपा हो या भाजपा हो, सब मतलब जातिवाद फैला रहे हैं और जातिवाद फैलाने का लोगों में असर आवा है। गवर्नमेंट रही बात काम धाम की करने की, काम कोई करने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। पिछले 50 साल से देख रहे हैं, लोनी बॉर्डर जहाँ था जैसा था वो का वो है, ना कोई तरक्की है ना कोई मतलब डेवलपमेंट है, इधर कुछ नहीं ना होने वाला। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान करीब आए, लेकिन सियासी दाव अब भी चले जा रहे हैं। शामली में फिर जाट बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की कैंडिडेट मृगांका सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस समय कैराना में आप किस तरीके का माहौल देख रही हैं, क्योंकि सपा और आरएलडी वो भी बहुत जोर लगा रही है अलग अलग जगहों पर? कैराना विधानसभा में बहुत ही उत्साहित माहौल है और आप स्वयं जान जाएंगे कि जनता का विश्वास जो है कैराना में वो योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाटों में कुछ नाराजगी है, जाटों में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुद्दे तो कुछ और हैं। हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कहाँ जाट और मुस्लिम की बातें लेकर के बैठे हैं?
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को झोली भरकर सीटें मिली थी। यहां से बीजेपी को 136 सीटों में से 109 पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीट से संतोष करना पड़ा। बीएसपी और कांग्रेस भी 2-2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन 5 साल में गंगा यमुना में काफी पानी बह गया है। सियासत बदल गई है, गठबंधन नए बन गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं। लखीमपुर कांड से विपक्ष को सियासी रोशनी तो जरूर मिली है, लेकिन किसानों का रुख क्या होगा, इसे लेकर अब भी सस्पेंस है। बागपत से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जन कल्याणकारी योजनाओं का इस्तेमाल जब वोट के कल्याण में इस्तेमाल होने लगे तो आपको जरूरी है कि इसकी जानकारी हो। डीबीटी डायरेक्ट वोट ट्रांसफर कराने वाली चुनावी स्कीम है। यूं तो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत तमाम योजनाओं का पैसा सीधे जनता के खाते में डाला जाता है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो, लेकिन ऐसी ही योजनाओं से डायरेक्ट वोट ट्रांसफर की योजनाएं भी चुनावी राज्यों में अमल हो रही हैं। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। तमाम योजनाओं के पैसे और वादों से वोट लेकर क्या सरकार भी बनती है? उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करने वाले लाखों लोगों, हजारों प्रदर्शनकारियों से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने वादा कर दिया है। पार्टी का जो घोषणा पत्र शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन हुआ। कई चुनाव बीते, किसी ने सुनी नहीं। दरअसल 31 दिसंबर 2004 तक सरकारी नौकरी पाए लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। 2005 से सरकारी नौकरी करने वाले नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। फर्क ये है, 2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ता था। नई पेंशन स्कीम में हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 10% कटता है। सरकार की तरफ से 14% अंश दिया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाली पेंशन रिटायरमेंट से तुरंत पहले मिली सैलरी पर आधारित है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में ये इकट्ठा हुए पैसों पर निर्भर करती है, यानी कर्मचारी के हिस्से से जमा पैसा प्लस सरकार का अंशदान प्लस माइनस मार्केट ने इस पर जो रिटर्न दिया। इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभाग के कर्मचारी मिलकर पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर मांग करते रहे, जिस पर अखिलेश यादव ने वादा किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। अभी ही पेंशन और वेतन देने में सरकार का सरकारी खजाना खाली हो रहा है। चुनाव से पहले वोट के लिए पुरानी स्कीम बहाल करने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाद में इसके लिए पैसा कहां से और कैसे आएगा। 2012 से 17 तक के तो 54 नहीं दिए। इस प्रकार से ढपोल संख वाले वादे करना उचित नहीं है और ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं। खुद फंसे हुए लोग हैं और जनता को क्या देंगे, पहले अपने पेट भर लें। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार अपना परिवार को पेट भरती है, अपना पेट भरती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अभी दोनों बड़े दलों बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया, लेकिन अखिलेश की चुनावी घोषणाओं का कारण बीजेपी सरकार की घोषणाएं और खाते में योजनाओं का भेजा गया पैसा है।
दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश में जनता के खाते में तमाम योजनाओं का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए वाली किश्त से जनवरी में ही खाते में पैसे भेजे गए। 15 करोड़ गरीबों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा। राज्य सरकार राशन के साथ रिफाइंड दाल और नमक भी दे रही है। स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 करोड़ रुपए पिछले ही महीने सरकार ने भेजे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ रुपए भेजे। ई श्रमिक कार्ड योजना के तहत 3 करोड़ श्रमिकों को दिसंबर से मार्च तक का 4 महीने का 1,000 का भत्ता पहले ही भेज दिया गया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के 1 करोड़ 80 लाख अभिभावकों के खाते में बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते और स्वेटर के लिए 19 अरब रुपए सरकार भेज चुकी है। 56 लाख बुजुर्गों के लिए पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करके 670 करोड़ रुपए का इंतजाम पहले ही कर दिया गया। ऐसे में जब दावा है कि 15 करोड़ में से 10 करोड़ वोटर के खाते में तमाम तरह की योजनाओं के जरिए सरकार चुनाव के ऐलान से पहले ही लाभ का पैसा ट्रांसफर कर चुकी, क्या यही कारण है कि अब अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख परिवारों को लक्ष्य में रखकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करते हैं और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर फ्री बिजली पाने के लिए मतदाताओं से फॉर्म भराने लगे। बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। भूमिहीन गरीबों, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, दिव्यांगों को भी अखिलेश यादव सरकार बनने पर 1,500 रुपए महीने समाजवादी पेंशन देने का ऐलान कर चुके। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर हैं, 24 करोड़ आबादी, जहां जनता को समर्थ करने के नाम पर राजनीतिक दलों के पास सबसे सरल रास्ता खाते में पैसा भेजना है। लेकिन यही राजनीति करने वाले भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां कर्ज इतना सरकारी खजाने पर कि प्रति व्यक्ति 24,000 का बैठता है। खाते में योजनाओं का पैसा और मुफ्त के वादे वोट की गारंटी हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में रोज वादों के नए पिटारे खुल रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तराखंड में सीटों का ऐलान हुआ तो सीएम पुष्कर सिंह धामी टेंशन फ्री नजर आए। दुकान में चाय की चुस्कियां लेते हुए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से आगे के प्लान पर बात की। पूरे दिन मैंने देखा कि आप दिल्ली में काफी व्यस्त थे। पहली सूची को लेकर काफी लंबी चौड़ी बैठकें हुई। क्या कहना चाहेंगे? अभी हालांकि 11 नाम आने बाकी हैं, किस तरह की लिस्ट है? कुछ लोगों के नाम भी कटे हैं। आप संतुष्ट हैं कि सही लोगों को टिकट मिले हैं? देखिए, जहां तक सूची का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर जितने भी नाम आए थे, हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई थी, मंडल में, जिले में, प्रदेश में। उसके बाद सभी नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजे थे। चूंकि जो भी प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिनको पार्टी ने वहां पर ठीक समझा है उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उसके अलावा जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, जो प्रत्याशी नहीं बन पाए, उसमें से अभी बहुत सारे योग्य लोग हैं और निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी संगठन के द्वारा अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री आपके सहयोगी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उनकी सीट पर अभी उम्मीद नहीं हुआ है और अब पार्टी संगठन सरकार में ऐसा लग रहा है कि अब आपके ही पूरी तरह से आपके नेतृत्व में ही चुनाव होने चाहिए। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आगे सोच समझ कर लिया होगा। आपकी सूची आ गई, लेकिन अभी कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है और हरक सिंह रावत को लेकर जो आपका मास्टर स्ट्रोक था, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से काफी बड़ा झटका कांग्रेस को दिया आपने। देखिए, हमारे सब काम अपने समय से होते हैं। हम किसी का ना इंतजार कर रहे हैं, ना हम किसी की सूची का इंतजार कर रहे हैं। और बाकी जो नाम बचे हैं, कब तक आप उम्मीद की जाए कि वो भी जारी हो जाएंगे? नहीं, जल्दी हो जाएंगे। नॉमिनेशन कब भरेंगे आप? अभी जैसी तिथि निकलेगी। आज चूंकि सूची घोषित हुई है, उसके अनुरूप सभी से वार्ता करके, क्योंकि उस क्षेत्र के
जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से एक बार विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के बाद जो भी तिथि निकलेगी उस तिथि में करेंगे। तो आपका जो आप लगातार जो नारा दे रहे हैं, किया है, करेगी और बीजेपी ही करेगी, उसी थीम को लेकर आप इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले 5 सालों में या जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अभी तक उत्तराखंड के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं वो पहले कभी संभव नहीं थे। और पिछले 5 सालों में तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है हर क्षेत्र में, चाहे आज हम रेल सेवा की बात करें, चाहे हवाई सेवा की बात करें, या हम ऑल वेदर भारतमाला श्रृंखला रोडों की बात करें, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। मैं कह सकता हूँ कि किया है, करती है और सिर्फ करेगी भाजपा।